हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल SS Study 2.0 पर। तो आज हम रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण समझेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए अंत तक। रचना के आधार पे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी इसकी कि रचना के आधार पर शब्द के जो पार्ट बताए थे हमने, वो 3 बताए थे आपको। पहला पार्ट इसमें था रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। पहला पार्ट आपका था रूढ़ शब्द, और इन्हें जैसे मूल कह दे, मूल शब्द भी कह देते हैं। रूढ़ शब्द कह दो या क्या कह दो, मूल शब्द भी कह दो। तो रूढ़ शब्द। फिर दूसरा पार्ट जो था वो क्या था आपका, यौगिक। तीसरा जो पार्ट था वो था आपका योग रूढ़। योग। पिछले वीडियो में हमने शब्द का वर्गीकरण बताया था, आपको 4 आधार बताए थे। पहला आधार बताया था वो रचना के आधार से बताया था, दूसरा था वो उत्पत्ति के आधार पे था, तीसरा विकार के आधार पर, चौथा बताया था अर्थ के आधार पर। तो उसी से आगे आज सबसे पहले हम लेते हैं पहला पाठ, रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण है वो ये है, मतलब इसमें 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको समझ लीजिए। प्रश्न भाषा घूम भी जाती है, कभी कभी रचना भी कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, बनावट। क्या कहते हैं, बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे। तो बनावट के आधार पे पूछ लिया जाए या रचना के आधार पे पूछ लिया जाए, बात एक ही है आपकी। तो इसमें पहला पार्ट रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और क्या है, योग रूढ़ शब्द। अब बात ये आती है, क्योंकि शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द जो होता है, तो ये जब ये पूछा जाता है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो वो आपकी शब्द मानी जाती है। थोड़ी चर्चा करते हैं इसमें। एक प्रश्न तो ये आता है कि मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो आपकी मानी जाती है ध्वनि। ये किसके आधार पर मानी जाती है, मौखिक रूप से। दूसरी क्या मानी जाती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है वर्ण। ध्वनि मौखिक होती है, उसको लिख देते तो क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। तीसरी बात आती है शब्द, जो हम पढ़ रहे हैं उसी में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि जो शब्द है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है सार्थक स्तर पर। या प्रश्न इस तरह से आता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो वो मानी जाती है आपकी क्या, शब्द मानी जाती है। तो आज सब कुछ पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न भी आ जाते हैं, तो पीडीएफ बनाएंगे तो उसमें ये चर्चा सब करेंगे हम इस चीज की सबकी। आज हम समझते हैं रचना के आधार पर। तो रूढ़ शब्द देखो, सबसे पहले रूढ़ शब्द देखिए। अब रूढ़ शब्द क्या है वो देखो। पहले परिभाषा इसकी समझिए। परिभाषा कि ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि निरर्थक ध्वनियों के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। कि मतलब ये है कि ये शब्द जो होते हैं रूढ़, जब इनको अलग अलग करते हैं तो इनकी ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, तो निरर्थक होते हैं। तो देखो कैसे, जैसे मान लो हमने कह दिया पानी बोल दिया, हमने पानी का पा अलग कर लिया और नी अलग कर लिया। इसमें 2 ध्वनियां हैं, एक तो पा है और क्या है, एक नी है। तो हम देखते हैं न तो पा का कोई अपना अर्थ है, नहीं नी का कोई अर्थ है। तो जो पानी शब्द हुआ ये कैसा हुआ, रूढ़ शब्द हो गए। शब्द रूढ़ माने क्या होती, परंपरा होती। यानी ऐसे शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं, जिस अर्थ में वो उसी अर्थ में आज चल रही है। क्योंकि जो शब्द की व्यवस्था होती है मानव खुद की व्यवस्था है, वो जिस अर्थ में कर लिए गए उसी अर्थ में आज तक चल रहे हैं। तो अब जैसे हम कहते हैं लोहा, लोहा मैंने कह दिया तो लोहा का मैंने मान लीजिए लो अलग कर लिया और क्या कर लिया, हा अलग कर लिया। तो हम देखते हैं कि लो का कोई अर्थ नहीं, हा का कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब ये मिल जाती है ध्वनियां तो ये अपना एक सार्थक रूप ले लेती है, जिनका कोई ना कोई एक अर्थ बन जाता है। तो परिभाषा पे एक बार फिर जाइए कि ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हमने कह दिया दूध, कह दिया क्या कह दिया, दूध। तो देखो
दू अलग कर लिया और धा क्या कर लिया मैंने, अलग कर लिया। तो न तो दू का कोई अपना अर्थ है, नहीं क्या है, धा का कोई अर्थ है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, दूध एक सार्थक शब्द बन जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करें, शब्द का विखंडन करें और अलग अलग करने के बाद ये देखें इनकी ध्वनियां निकल रही है, ये सार्थक है या कैसी है, निरर्थक है। अगर ये सार्थक है तब तो यौगिक में जाएगा, और निरर्थक निकलती है तो किस में जाता है, रूढ़ में। तो ये तो रूढ़ वाली बात है। अब बढ़ते हैं हम यौगिक शब्द की तरफ। यौगिक शब्द देखिए, यौगिक शब्द जो होते हैं वो ठीक इसके विपरीत बन जाती है। उसकी परिभाषा कैसे बनती है वो देख लीजिए। देखो अब दूसरी बात देखो, इसमें यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द देख लो। यौगिक शब्द क्या है कि ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। या ऐसे कह दें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो देखो हमने कह दिया, मान लो हिमालय कह दिया, हिमालय कह दिया। अब हिमालय हमने कह दिया तो इसको तोड़ते हैं जैसे, तो हिम धन क्या है, आलय कर लिया, तो दो शब्द हो गए, एक तो हिम हो गया, एक क्या हो गया, आलय। अगर हम बात की जाए हिम और आलय ये कैसे शब्द हैं, हिम और आलय कैसे शब्द हैं, अगर इनकी बात करोगे तो ये अपने आप में खुद में कैसे शब्द हैं, ये रूढ़ शब्द हैं दोनों। क्योंकि हिम को मानो इसको तोड़ते हैं तो मैं हे अलग कर लेंगे और म क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो हमने देखा ना, तो हे का कोई अर्थ है नहीं, म का कोई अर्थ है। ऐसे ही इसको हम तोड़ लेते हैं, आ कर लें, ल कर लें और क्या कर लें, ये कर लें। तो हम देखते हैं इनका अपना अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कैसे शब्द हैं, रूढ़ शब्द माने जाएंगे अपने अलग अलग। वैसे शब्द तो हैं ही, लेकिन खुद में अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे ये। हिम और आलय अलग अलग पूछा जाए, हिम कैसा शब्द है, आलय कैसा शब्द है, तो ये किस में जाएंगे, तो रूढ़ में पहुंच जाएंगे आपके ये। लेकिन बात ये आती है कि हिमालय शब्द है, इसमें हिम और आलय दोनों हैं, तो ये दोनों क्या माने जाएंगे, सार्थक माने जाते हैं। तो परिभाषा क्या थी इसकी, ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। हिम का भी अपना अर्थ है और आलय का भी अपना अर्थ है। ठीक है, अब हिम माने क्या होती है, बर्फ होती है, आलय में क्या होता है, घर होता है। तो ये भी कैसे हो गए, मतलब हिमालय शब्द माना जाएगा यौगिक शब्द। ठीक, अब और एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कह दिया विद्यालय, विद्यालय कैसा शब्द है, तो मैंने तो अलग किया इसको, विद्या धन क्या कर लिया मैंने, आलय कर लिया, विद्या कर लिया और क्या कर लिया, आलय। तो हमने देखा विद्या और आलय अलग अलग दोनों शब्द हैं, दोनों के अपने अर्थ हैं। ठीक, तो दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ये चीज अब ऐसे ही परिभाषा बनाना चाहो तो ऐसे परिभाषा बन जाती है जैसे विद्या अपना रूढ़ शब्द है, आलय भी है, तो दो रूढ़ शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। उसकी मूल भाव समझ लीजिए, परिभाषा तो अपने साथ बन जाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, या ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द, या कह सकते हैं दो रूढ़ शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। परिभाषा तो कैसे, इसके मूल भाव ये है कि जो इसमें शब्द होते हैं उनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। जबकि रूढ़ शब्द में क्या है कि ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। और यहाँ बात चल रही है यौगिक की, तो ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब जो यौगिक शब्द होते हैं वो आप समझिए कि इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण कैसे होता है वो देख लीजिए। जैसे दो शब्दों से, दो शब्दों से जो संधि और समास से बनता है,
उपसर्ग लगे प्रत्यय। अब देखो दो शब्दों के मेल से बने शब्द भी यौगिक होते हैं, संधि और समास से बने शब्द भी क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। उपसर्ग लगे हुए शब्द भी यौगिक माने जाते हैं, प्रत्यय लगे हुए शब्द भी क्या माने जाते हैं, यौगिक माने जाते हैं। अब इनको समझ लीजिए कैसे होते हैं। जैसे मान लो दो शब्द हैं, ठीक है। अब जैसे दो शब्द हमने कह दिया, दो शब्द मान लो मधु साला, तो मैंने ये देखा मधु शब्द अलग है और साला अलग है, तो दोनों अलग अलग करिए। मधु और क्या हो गया, हाँ साला हो गया, मधु हो गया और क्या हो गया, साला हो गया। अब मधु का भी अपना अर्थ है और साला का भी अपना अर्थ है। तो मधु और साला दोनों मिल गए तो क्या शब्द बन गया हमारा, मधुशाला बन गया। तो दो शब्दों के मेल से बन गया ये, ठीक है। ऐसे और भी शब्द हैं। अब एक एग्जांपल इसका समझ लीजिए। जैसे हमने कह दिया था, अभी समझ आया था हिमालय, हेमधन क्या है, आल है। तो मैंने देखा हेम इसका अ निकला और इसका आ निकला, दोनों में संधि की तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि के अनुसार बड़ा आ हो जाएगा। तो दोनों को जब मिलाया तो शब्द निकल के तुम्हारा क्या आया, हिमालय आ गया। क्या आ गया, हिमालय आ गया, ठीक है। अब हिमालय जब आ गया तो हिमालय कैसा है, संधि के द्वारा बना हुआ है। अगर विग्रह कर देंगे तो क्या बन जाएगा, समास बीच में आ जाएगा, ठीक। तो हिमालय शब्द कैसा माना जाएगा आपका, यौगिक माना जाएगा, क्योंकि ये संधि के द्वारा बना हुआ। अब देखो उपसर्ग के द्वारा कैसे बनते हैं वो देखो। उपसर्ग के द्वारा जैसे मान लीजिए शब्द क्या है आपका, हार है, ठीक है। हार में मैंने क्या लगा दिया, उप लगा दिया, उप लगा दिया, तो ये उपसर्ग है। तो शब्द क्या बन गया हमारा, उपहार। तो उपहार शब्द हमारा कैसा माना जाएगा, उपहार हमारा शब्द माना जाएगा यौगिक। क्यों, इसमें हार शब्द में क्या लगा हुआ है, उप लगा हुआ है। और उपसर्ग लगे हुए शब्द भी क्या माने जाते हैं, यौगिक। प्रत्यय लगे हुए शब्द भी यौगिक माने जाते हैं। जो प्रत्यय लगे हुए शब्द होते हैं वो भी क्या मानते हैं, यौगिक। अब जैसे उपहार है, इसमें मान लीजिए हार शब्द में हम दूसरा कोई लगा दें, जैसे उपसर्ग। जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, तो लगा दिया, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, यहीं पे क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा। तो प्रहार शब्द कैसा माना जाएगा, यौगिक माना जाएगा। ये चीज अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि जो यौगिक शब्द होते हैं इनका निर्माण किया जाता है, और कैसे करते हैं वो हम समझा रहे हैं आपको, और इसको अच्छे समझ लीजिए। गलती हो जाती है स्टूडेंट से। अब उसके बाद एक प्रत्यय वाला देख लीजिए। प्रत्यय वाला कि प्रत्यय से कैसे बन जाते हैं वो देखो। जैसे मान लो मीठा क्या बन जाएगा, मिठाई। अब मिठाई कह दिया तो मिठाई में क्या है, आई प्रत्यय है। ये भी अपने आप में अलग अलग टॉपिक हैं, धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे, समास भी पढ़ाएंगे, प्रत्यय पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, तब इनकी चर्चा डिटेल की जाएगी। यहाँ केवल एक समझ लीजिए, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, जो प्रत्यय होते हैं उसके शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और इनसे क्या है, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इनके लगने से क्या है, शब्द में नवीनता आ जाती है, उसके अर्थ में नवीनता आ जाती है। ठीक, तो ये बात तो किसकी रही, यौगिक शब्द की रही। क्योंकि यौगिक शब्द समझ में आया कि दो शब्दों के मेल से बने शब्द होते हैं वो भी यौगिक माने जाते हैं, और संधि और समास के द्वारा बने शब्द होते हैं वो भी यौगिक माने जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से बने हुए शब्द भी क्या माने जाते हैं, यौगिक मानते हैं। या संक्षेप में हमने एक एक दो उदाहरण देके समझा दिया है। आगे और देखिए, अब बचता है इसके बाद आपका अगला पाठ जो बचा है वो है आपका योग रूढ़ शब्द। इसके बाद हम योग रूढ़ पे चर्चा कर रहे हैं। तो योग रूढ़ शब्द समझिए क्या होते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द देख लीजिए। अब योग रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है, यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी हो जाते हैं। अब कैसे समझ लीजिए इसको। यौगिक तो इसलिए देखिए मैंने कह दिया दशानन कह दिया, दशानन कह दिया मैंने। अब इसकी देखो परिभाषा कि ऐसे शब्द जो अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं लेकिन वो अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुवचन समास के जो उदाहरण होते हैं
वो अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं, वो उदाहरण इसी में आ जाते हैं। ठीक, तो देखो दशानन है, तो दस और आनन, तो दस का भी अपना अर्थ है और क्या है, आनन का भी अपना अर्थ है। तो दस और आनन, तो दशानन जो जिसके 10 मुख हो। अब दुनिया में केवल एक ही कि दशानन किसको कहते हैं, केवल हम रावण को कहते हैं। तो यहां 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं। 10 धन क्या कर ले हम, आनंद। अब 10 धन क्या है, आनंद। आनंद क्या होता है, मुख होते हैं, मुख होता है। तो देखो 10 धन आनंद दोनों करोगे तो क्या बन जाएगा, दशानन बन गया। अब ये दशानन शब्द जो बन गया तो ये क्या है, केवल और केवल किसको हम कहते हैं, रावण के लिए प्रयोग होता है, दुनिया में किसी के लिए प्रयोग नहीं करते दशानन। दशानन का प्रयोग किसके लिए होता है, केवल रावण के लिए होता है। तो बात यह है कि 2 शब्दों के मेल से तो बना है। देखो 10 भी और आनंद है, हालांकि 2 शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। लेकिन यहां समझने कंडीशन समझिए कि 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं, लेकिन इनका क्या है, एक विशेष अर्थ है, केवल रावण के लिए प्रयोग हुआ। ऐसे ही हमने कह दिया, मान लो लंबोदर, लंबोदर कह दिया, हमने कह दिया लंबा और धन क्या है, उदर। ठीक है, लंबा धन क्या हो गया हमारा, उदर हो गया। अब कहने का मतलब है शब्दों पे जाओ पहले। लंबा उदर माने होता है पेट, जिसका पेट लंबा हो उसे लंबोदर कहना चाहिए, जिसका पेट लंबा हो उसको लंबोदर कहना चाहिए। क्या जितने भी जानवर हैं सबके पेट लंबे होते हैं, क्या हम सबको लंबोदर कहते हैं, नहीं कहते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबा धन उदर, नहीं लंबोदर जब कहोगे तो केवल और केवल हम किसको कहेंगे, गणेश जी को। हम लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, क्योंकि हमारी एक परंपरा चली आ रही है कि लंबोदर शब्द किसके लिए रूल हो गया है, गणेश जी के लिए। इसका अर्थ गणेश जी ही निकलेगा, वरना अगर शब्दों की बात करोगे तो लंबा धन उदर, उदर माने पेट होता है, जिसका पेट लंबा हो उसको लंबोदर कहना चाहिए, लेकिन लंबोदर हम उसको नहीं बोलते। सब जितने भी जानवर है सबके पेट लंबे हैं, क्या सबको लंबोदर हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लंबोदर शब्द जो है केवल रूल किसके लिए हो गया है, गणेश जी के लिए हो गया है। ऐसे ही हमें कहते हैं पंकज, पंकज है तो पंक धन जल, पंक मान क्या होगा, कीचड़, और जमीन से होता है जन्म लेना। जग का अर्थ क्या होता है कि जन्म लेना, पंक मान क्या होता है, कीचड़। तो कीचड़ में जो जन्म ले उसे पंकज कहना चाहिए, और कीचड़ में कमल तो लेता ही है। पंकज हम किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं, किसको कहते हैं, कमल को। लेकिन शब्दों के अनुसार जाइए, पंक माने कीचड़, जमीन क्या होता है, जन्म लेना। तो कीचड़ में जो भी चीज जन्म ले उसको क्या कहना चाहिए, पंकज कहना चाहिए। जैसे जौंक है, जौंक कीचड़ में जन्म लेती है, क्या जौंक को हम पंकज कहते हैं, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि पंकज शब्द किसके लिए रूल हो गया है, केवल और केवल कमल के लिए। भले ये 2 शब्दों के मेल से बना है, लेकिन रूल किसके लिए हो गया है, कमल। कमल को ही हम पंकज कहते हैं और किसी दूसरी चीज को पंकज नहीं कहते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंकज शब्द है ये आपका कैसा माना जाएगा, योग रूढ़ शब्द माना जाएगा। तो परिभाषा फिर देखिए कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से तो बने होते हैं, लेकिन वो अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं, या इनका एक विशेष अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, तीनों को एक बार दोबारा से फिर समझ लीजिए संक्षेप में। ये शब्द क्या होते हैं, संक्षेप में समझ लीजिए कि ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने कह दिया पानी, तो पा और धन क्या कर दें, नहीं कर लो। ठीक है, अब देख लो लोहा, लो धन क्या कर दिया मैंने, हा। ठीक है, हमने कह दिया दही, धन, ये तो आपके क्या हो गए, रूढ़ शब्द हो गए। जिनका ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। अब बात आती है यौगिक की, तो यौगिक देख लीजिए कि 2 शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, जिनका हम निर्माण करते हैं संधि के द्वारा, समास के द्वारा और
प्रत्यय के द्वारा और उपसर्ग के द्वारा। तो देखो हेमधन आलय क्या बन गया आपका? हिमालय बन गया। तो ये कैसा शब्द हुआ? यौगिक हो गया। हमने क्या किया? बचपन क्या कह दिया? बचपन कह दिया। अब बचपन जैसे कह दिया तो बचपन में क्या है? पन जुड़ा हुआ है। पन क्या है आपका? प्रत्यय है। तो ये भी क्या माना जाएगा? आपका यौगिक माना जाएगा। हमने कह दिया प्रहार, तो प्रहार में प्र जोड़ दिया तो क्या हो गया? उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो यौगिक हो गया। इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है तब भी यौगिक हो गया। ठीक है। अब जैसे मैंने कह दूं अधिवक्ता, अब देखा वक्ता में अधि क्या है? हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? यौगिक। इस तरह से इस तरह ही चलेगा। अब योग रूढ़ में देख लीजिए, ये क्या होते हैं कि दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं लेकिन ये अपना एक नया अर्थ लगते हैं। तो देखो क्या होता है? एक विशेष अर्थ होता है इनका। जैसे मान लो पंकज, पंकज हमने कह दिया तो पंकज पंकधन ज, लेकिन क्या है? पंकज हम किसको कहते हैं? केवल, और केवल किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। ठीक है। दो शब्दों के मेल से तो बने इसलिए यौगिक, और एक विशेष अर्थ, एक परंपरा रूढ़ किसके लिए रूढ़ हो गए? कमल के लिए। केवल ये पंकज शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया है? कमल के लिए हो गया है, इसलिए क्या रूढ़ शब्द लग गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यौगिक तो होते हैं दो शब्दों के मेल से बने होते हैं इसलिए, लेकिन इनके रूढ़ हो जाते हैं विशेष अर्थ के लिए। तो उनका विशेष अर्थ क्या है? कमल है। ऐसे ही लंबोदर, लंबोदर, तो देखो लंबा धन क्या है? उदर। तो लंबा धन उदर में देखो लंबा और उदर दो शब्द हैं, दोनों के अपने अर्थ हैं, लेकिन हर किसी को लंबोदर नहीं कह सकते। लंबोदर हम किसको कहते हैं? केवल और केवल गणेश जी को। ये किसके लिए हो गया? केवल गणेश जी के लिए हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? योग रूढ़। तो इस तरह से आज समझ में आ गया होगा आप सबके कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। ठीक। तो आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपको, जिसमें आपको इसका अगला विभाजन जो उत्पत्ति के आधार पे लेके चलेंगे। उससे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।